जेम्मा जलाओ लकड़ी काटने के लिए बाहर गई थी। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसके पास सचमुच जलाओ लकड़ी की कमी थी, क्योंकि वो अपना पेट भरने के लिए कुछ खोजने के लिए ऊंचे इलाकों में जाना चाहती थी। हालांकि परिवार इतना गरीब नहीं था कि वे खाना बनाने का खर्च भी न उठा सकें, लेकिन स्थिति लगभग इतनी ही खराब थी। अगर सिर्फ शेन ही खाना खाता तो वे कुछ और दिन गुजार सकते थे, लेकिन जेम्मा के साथ वे मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे। अभी पतझड़ का मौसम था, आसमान साफ था और एक भी बादल नहीं था। शायद यह प्रदूषण की कमी के कारण था, लेकिन जेम्मा को लगा कि उसके सिर के ऊपर का आसमान विशेष रूप से नीला था, एक ऐसा रंग जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हवा भी बहुत ताज़ा थी, जिससे व्यक्ति तरोताज़ा और खुश महसूस कर रहा था। वो किसी तरह यहाँ पहुँच गई थी और उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या शोध संस्थान के पागलों के समूह को उसकी याद आएगी। सबसे अधिक संभावना यह थी कि वे अपने दांत पीस रहे थे और उसे नवीनतम शोध परिणाम भेजे बिना अचानक गायब हो जाने के लिए दोषी ठहरा रहे थे। हालांकि वह एम यूनिवर्सिटी के शोध संस्थान में एक मेडिकल डॉक्टर लगती थी, लेकिन वास्तव में वह एक विशेष एजेंट थी। वह 8 साल की उम्र में संगठन में शामिल हुई थी और तब से उसके सभी अनुभव उसकी असली पहचान को छिपाने के लिए एक आवरण मात्र थे। बेशक वो हमेशा के लिए खतरे में जीवन जीने का इरादा नहीं रखती थी। संगठन के साथ उसका समझौता था कि यह उसका आखिरी मिशन होगा और इसे पूरा करने के बाद वह चली जाएगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे विमान दुर्घटना कुछ हद तक संयोगवश लगी, लेकिन अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं था। वो पहले ही मर चुकी थी और किसी से बदला लेने के लिए वापस नहीं जा सकती थी। उसकी मृत्यु पर किसी को दुख होने की संभावना नहीं थी। जब वो 2 साल की थी तब उसके माता पिता का तलाक हो गया था और उन्होंने नए परिवार शुरू किए थे और नए बच्चे पैदा किए थे। वो हमेशा से ही अलग थलग रही थी। एक तरह से उसका भाग्य मूल मालिक के भाग्य से काफी मिलता जुलता था। मूल मालिक के माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी और वह स्मिथ कबीले में भी अलग थी। यदि मूल मालिक की मृत्यु हो जाती तो भी कोई उसके लिए सचमुच दुखी नहीं होता। जेम्मा अपने आप पर ठाके लगाकर हंसने लगी। उसकी भौहों के बीच ठंडक का भाव था, इस बात से चिंतित कि कहीं बारिश न हो जाए। जेम्मा जंगल में बहुत अंदर तक नहीं गई, फिर भी उसने कई अच्छी चीजें खोजी। पेड़ों के तने पर बटन मशरूम और शिटेक मशरूम उग रहे थे। शिताके मशरूम मोटे थे, जो पेड़ के तने के लगभग आधे हिस्से को ढक रहे थे। जेम्मा ने बड़े मशरूम चुने। इस क्षेत्र में स्पष्टतः पहले भी ग्रामीणों द्वारा कटाई की गई थी तथा वहाँ पर ऐसे ही कई पेड़ों के तने थे जिन पर शिटाके मशरूम उग रहे थे। जेम्मा ने एक एक करके मशरूम उठाए और कुछ ही समय में उसका टोकरा भारी हो गया। ये देखकर कि उसने उनमें से अधिकांश को चुन लिया था, जेम्मा समय रहते रुक गई। कुछ सूखी लकड़ियाँ काटी, लकड़ियों और टोकरी को रस्सी से बांधा और पहाड़ी पर वापस जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि जैसे ही जेम्मा ने पलटकर देखा, उसे अचानक अपने पैरों के नीचे एक चरमराहट जैसी आवाज महसूस हुई, जैसे उसने किसी चीज पर पैर रख दिया हो। इसके तुरंत बाद उसने एक हल्की कराह सुनी जो बहुत कमजोर और दुर्बल थी। उसने अपनी आंखें झपकाई और धीरे से अपना पैर दूर हटा लिया। मैं इतना बदकिस्मत नहीं हो सकता, है ना? उसने गहरी सांस ली और नीचे देखा तो देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी घास पर बेहोश पड़ा है, जिस पर उसका पैर पड़ा है। कोई नहीं, कोई खाई में कैसे पड़ा हो सकता है? और उसके उस पर पैर रखने की क्या संभावना थी? जेम्मा ने स्पष्ट विवेक के साथ उसे पार किया और चली गई। लेकिन कुछ सेकंड के बाद जेम्मा चेहरे पर खाली भाव लिए वापस लौटी। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं तुम्हें अपनी दयालुता के कारण नहीं बचा रहा हूँ। बूढ़े आदमी के पास कसकर बंधे कपड़े के थैले में से एक जंगली टर्की ने अपने पंख फड़फड़ाए और आवाज लगाई। जेम्मा ने अपनी भौहें उठाईं और कपड़े के थैले की ओर बेपरवाही से देखा। थैला तुरंत खामोश हो गया। बाद में
उसने अपने सामने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को देखा। उसके चेहरे पर जेम्मा द्वारा छोड़े गए बड़े पच्चिन थे, जो काफी दयनीय लग रहे थे। उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक साधारण ग्रामीण है, लेकिन उसकी भौहों के बीच एक अवर्णनीय भव्यता थी। जेम्मा ने अपनी पीठ पर रखी लकड़ी नीचे रख दी और उस आदमी की नब्ज टटोलने लगी। उन्होंने स्कूल में आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था, लेकिन बाद में एक विशेष मिशन को अंजाम देने के लिए एक गुरु से सीखने के बहाने वह मिरेकल हीलर के यहाँ 5 साल तक गुप्त रूप से काम करती रही। उसकी नाड़ी देखकर पता चलता है कि उसके शरीर में कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। जेम्मा ने अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लग गई थी। अचानक तेज बुखार आ गया था। वह गलती से खाई में गिर गया था और उसका बायां हाथ उखड़ गया था। जेम्मा ने अपने बैग से छोटी प्राथमिक चिकित्सा किट निकाली और उसके माथे पर लगाने के लिए एक आइस पैक निकाला। इसके बाद जेम्मा ने उसके हाथ को वापस उसके स्थान पर रख दिया, लकड़ी का एक टुकड़ा काट दिया, उसके कपड़ों का किनारा फाड़ दिया और उसके हाथ को स्थिर कर दिया। ये सब करने के बाद जेम्मा ने दोबारा उसका तापमान मापा और पाया कि ये अभी भी अधिक है। इसलिए उसने उसे ज्वरनाशक दवा का एक इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन दिया। कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घास का घर था, जहाँ ग्रामीण लोग जब पहाड़ी पर चढ़ते थे तो आराम करते थे। जेम्मा उसे वहाँ ले गई। जब उसका बुखार उतर गया और वो उठने वाला था, तो जेम्मा उठकर हाईलैंड की ओर चली गई। जाने से पहले जेम्मा ने अपना छाता उसके लिए छोड़ दिया। मैं लोगों का इलाज मुफ्त में नहीं करता, ये कहकर वो वाइल्ड टर्की का एक बैग ले गई। जैसे ही जेम्मा घर पहुंची, बारिश शुरू हो गई और कुछ ही देर में ये मूसलाधार हो गई। दूर दूर तक फैले हाईलैंड और गांव के घर सभी धुंध भरी बारिश में डूब गए। जेम्मा सीधे कुक हाउस चली गई। शेन ने पहले ही कटोरे और चॉपस्टिक साफ कर लिए थे, स्टोव पोंछ दिया था और कपड़े इकट्ठा कर लिए थे। जेम्मा ने लकड़ियाँ और बैग नीचे रख दिया, अलमारी खोली और हैरान होकर देखा सब खत्म हो गया। वह काफी कुछ छोड़ चुकी थी। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि दुबला पतला दिखने वाला वह लड़का इतना भूखा होगा। क्या ये सचमुच बड़े होने की उम्र है? जेम्मा ने अपनी भौहें उठाई और जंगली टर्की को रखने के लिए एक पिंजरा ढूंढा। जेम्मा ने जलाने वाली लकड़ियों को लकड़ी से अलग कर दिया तथा उन लकड़ियों को अलग कर दिया जिन्हें अलग से काटा जाना था। जब तक उसने लकड़ी काटना समाप्त किया, तब तक शाम हो चुकी थी और बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। कॉटेज नम और ठंडा था। उसने एक अंगीठी ढूंढी और अपने लिए आग जलाने का फैसला किया। अचानक उसे कुछ याद आया। वो शेन के कमरे के सामने के दरवाजे पर चली गई और धीरे से उसका दरवाजा खटखटाया। क्या आप आग के पास गर्म होना चाहते हैं? उसने धीरे से पूछा। कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा थोड़ा खुला देखकर जेम्मा ने उसे धीरे से धक्का देकर खोला और अंदर झांका। केरोसिन लालटेन की मंद रोशनी में उसने देखा कि वह दुबली पतली सी आकृति पहले से ही जीर्ण शीर्ण मेज पर सो गई थी। उसके हाथ में अभी भी एक अधूरी किताब थी। पुस्तक स्पष्टतः पीली पड़ चुकी थी और उसका आवरण टूटा हुआ था, जिस पर ग्रीस प्रूफ शीट लगी हुई थी। ग्रामीण इलाकों में विद्वानों के लिए ये बहुत कठिन है, खासकर शेन जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसे स्मिथ कबीले और मूल मालिक द्वारा लंबे समय तक प्रताड़ित किया गया है और वो ट्यूशन स्कूल में भी नहीं जा सकता है। उसका ज्ञान पूरी तरह से खुद पर निर्भर करता है। जेम्मा एक क्षण के लिए झिझकी, फिर दबे पांव चलकर आई, कैबिनेट से एक सूती जैकेट निकाली और उसे उसके ऊपर डाल दिया। शेन आधी रात को जाग गया। पिछले कुछ दिनों से वो ठीक से सो नहीं पाया था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मेज पर सो जाएगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने शरीर पर एक अतिरिक्त सूती जैकेट पाया। उसकी भौहें तन गई और आंखों में सतर्कता की झलक दिखाई दी। उसने अपने हाथ में रखी किताब को देखा और अचानक उसे चटकने की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि कहीं जमीन पर एक जलती हुई अंगीठी रखी हुई थी। आग की रोशनी से ठंडा घर तुरंत गर्म हो गया। शेन की नजर आग के बेसिन पर पड़ी।
जिससे उसके चेहरे पर चिंता का भाव प्रकट हुआ। कॉटेज में केवल एक ही अग्निकुंड था और उसे शेन को देने के बाद जेम्मा के पास अब कोई भी अग्निकुंड नहीं था। प्राथमिक चिकित्सा किट को छिपाने के बाद जेम्मा जल्दी से कंबल में घुस गई और खुद को एक छोटे रेशम कीट के कोकून की तरह लपेट लिया। संभवतः दिन में कई बार इधर उधर भागने के कारण जिससे उसका छोटा शरीर थक गया था। हालांकि थोड़ी ठंड थी, फिर भी वह बहुत जल्दी सो गई। जेम्मा ने कई वर्षों से स्वप्न नहीं देखा था, लेकिन आज रात उसने स्वप्न देखा। उसने सपना देखा कि एक चिकित्सक शहर में आया है और शेन अपने पैर का इलाज कराने के लिए उसे खोजने गया। हालांकि जिस क्लिनिक में चिकित्सक था वहाँ एक चिकित्सा गड़बड़ी हुई, जिससे अनजाने में कई लोग घायल हो गए। शेन का एक पैर पहले से ही लंगड़ा था, इसलिए वह दूसरों की तरह तेजी से नहीं दौड़ पाता था। एक पल में किसी ने उसके दूसरे पैर को भी काट दिया, जो पहले से ही ठीक था। हालांकि इस बार चोट से शेन की जान नहीं गई, लेकिन इसके कारण उसे 3 दिन बाद होने वाली परीक्षा से वंचित रहना पड़ा।